सरकार सिर्फ चालक है। जैसा कि आप सब लोग जान रहे हैं, पूरे देश में सभी जगह आदिवासी समाज जो इस देश का मूल मालिक है, प्रताड़ित है, पीड़ित है, दुखी है। इसीलिए हमारा समाज सबसे ज्यादा आंदोलन करता है। ये जितने भी समस्याएं जो आप लोग देखते हैं, आप लोगों के लिए होमवर्क दूंगा। अब के बाद से जितने मुद्दे जो आते हैं, जैसे मणिपुर का मुद्दा हो, यूसीसी का मुद्दा हो, या वो पेशाब कांड हो, इनको आप लोग डायरी में डेट वाइज नोट करते जाइएगा। और 6 महीने तक या साल भर तक डायरी में नोट करेंगे ना, तो पूरा स्क्रिप्ट आपको समझ में आएगा कि ये जो मुद्दे जो आते हैं आदिवासियों को परेशान करने के लिए, ये दरअसल बात एक बहुत बड़े साजिश का हिस्सा है। पूरा चक्रव्यूह आपको समझ में आएगा कि जैसे ही एक मुद्दे खत्म होंगे, दूसरा मुद्दा शुरू हो जाता है। इससे होता क्या है? इससे होता क्या है कि सभी पब्लिक का ध्यान आपस में उन समस्याओं पर चर्चा करने में लगता है, और संसद अपने काम की चीज निकाल करके उसको पारित कर लेता है। बात सही है कि नहीं? ऐसे घटनाओं से मीडिया को समाचार मिलता है, अखबारों को किक मिलता है, राजनेताओं को मुद्दा मिलता है, और आदिवासियों को क्या मिलता है? एक मजबूरी, एक बेबसी, एक लाचारी मिलता है। इन सारे समस्याओं को देखेंगे तो स्पष्ट पता चलेगा कि कहीं ना कहीं आदिवासी और किसानों को इस देश से समूल खत्म करने की साजिश चल रही है। किसानों को क्यों खत्म करना चाहती है? क्योंकि किसान जब खत्म होगा तो उद्योगपतियों का कृषि उद्योग चालू होगा, और जब जंगल खत्म होंगे तो उद्योगपतियों का जंगलों पर कब्जा होगा। और जब तक आदिवासी और किसान इस धरती पर हैं, तब तक उद्योगपतियों का दाल नहीं गलने वाला है। इसलिए उनको खत्म करने की साजिश चल रहा है। हम थोड़ा और बैक में जाएं, इतिहास में जाएं, तो जिस समय हमारे भूभाग में, भारत में कोई भी विदेशी नहीं आए थे, तो आप कल्पना करिए कि आपका गांव कैसा था। आपके गांव के सारे जंगल किसके थे? आपके गांव के थे ना। सारे पहाड़, सारे नदी, सारे तालाब किसके थे? हमारे गांव के। हम जहां तक नजर फेरते थे, वो जहां तक हमारी नजर जाती थी, सारे जंगल, सारे जमीन, सारे पहाड़, सारे तालाब, सभी नदियां किसके थी? हमारे गांव के सरहद सीमा की थी। ठीक है ना? जब विदेशी लोग आने लगे, अंग्रेज आए, तो उन्होंने कानून बनाया, जंगल के कानून बनाए, जमीन के कानून बनाए, और वो जमीन के कानून बनाए, जंगल के कानून बनाए, तो हमारे लोगों ने विद्रोह किया, आंदोलन किए। जैसे हमारे बिरसा मुंडा जी ने और बहुत से महापुरुषों ने आंदोलन किया। तो उस समय आदिवासियों के क्षेत्र में, आदिवासियों को जमीन, जो जंगल था, उसको छूट दिया गया, और जिसको हम लोग 5वीं अनुसूची, 6वीं अनुसूची कहते हैं, वो आया। जब भारत आजाद हुआ तो जो अंग्रेजों ने जंगल और जमीन के जो कानून बनाए थे, वही कानून भारत सरकार ने भी जो है लागू किया। तो हमारे लोगों ने क्या कहा कि यदि सारे जंगल और सारे जमीन यदि सरकार की होगी, हमारे ग्राम सभा में, ग्राम में राजस्व की जमीन होता है ना, गांव की जमीन किसकी? राजस्व विभाग की। जंगल की जमीन किसकी? वन विभाग की। हमारे गांव के तालाब की पानी किसकी? जल विभाग की, जल संसाधन विभाग की। तो हमारे पास बचा क्या? तो आजादी के समय हमारे लोगों ने फिर विद्रोह किया कि भाई सारा सरकारी हो जाएगा तो हम कैसे जिएंगे। तब उस समय हमारे समुदाय के लोगों को, या इस देश में रहने वाले लोगों को सेटलमेंट के तहत जो है, किसी को 40 एकड़, किसी को 50 एकड़ जमीन का आवंटन किया गया, है ना। उससे पहले सारा जमीन हमारा था, लेकिन आजादी के बाद हमको कुछ जमीन मिले, 40 एकड़, 50 एकड़ जमीन मिले। उस समय हमारे पूर्वज बहुत खुश थे कि बहुत जमीन मिला है। वो कहीं नौकरी लगता था तो नौकरी करने नहीं जाता था, इतना खुश था कि बहुत जमीन है करके। लेकिन कल्पना करिए, यदि आपको 40 एकड़ जमीन मिला भी होगा, लेकिन उस समय हमारे पुरखा
7 ठो 8 ठो 9 ठो 10 ठो बच्चा पैदा करता था, है ना। यदि 40 एकड़ जमीन भी मिला भी होगा और 10 जिसके बेटे हुए होंगे तो 40 एकड़ जमीन का 10 भागों में बंटवारा होगा ना, तो एक एक बेटे को कितना हिस्सा मिलेगा? 4 एकड़। पहला पीढ़ी में 4 एकड़ हो गया। दूसरा पीढ़ी में यदि 4 बेटे हुए तो कितना कितना जमीन मिलेगा? एक एक एकड़। और तीसरा पीढ़ी के आते आते तक फिर यदि 2 बेटे हुए तो एक एक एकड़ वाला कितना मिलेगा? आधा आधा एकड़। उसके बाद की पीढ़ी को कितना मिलेगा? कुछ मिलेगा? नहीं मिलेगा ना। तो जो जमीन हमारा जो है अस्तित्व है, वो जमीन हमारा खत्म हो जाएगा तो हम गांव में रहेंगे क्या? गांव में हमारा जमीन नहीं रहेगा तो हम गांव में क्यों रहेंगे? रोजगार की तलाश में सारे आदिवासी शहर की तरफ जाएंगे। तो आजादी को ज्यादा दिन नहीं हुए, 75 साल में ही हमारे जो 40-50 एकड़ जमीन थे वो खत्म हो गए। तो अगले 75 साल में कितना जमीन बचेगा? कुछ बचेगा? दफनाने के लिए जमीन नहीं बचेगा, खेती के लिए जमीन नहीं बचेगा, घर बनाने के लिए जमीन नहीं बचेगा। जब गांव में जमीन ही नहीं बचेगा तो गांव में कोई रहेगा क्या? इसका मतलब गांव में हमारी ग्राम सभा खत्म हो जाएगी। सब लोग रोजगार की तलाश में शहर की तरफ जाएंगे। और जब शहर में जाएंगे तो शहर में क्या खाएंगे? उद्योगपतियों का बना हुआ भोजन का पैकेट, उद्योगपतियों के बोतल में पैक पानी का बोतल पिएंगे पानी। बीमार पड़ेंगे, फेफड़े की बीमारी होगी तो मेडिकल स्टोर से ऑक्सीजन का पैकेट लेकर के ऑक्सीजन लेंगे। इतना भयानक स्थिति आने वाला है। तो ये तो खाने पीने की समस्या होगी। सबसे बड़ी लड़ाई उस समय किस चीज की होगी? क्योंकि शहर में सोने के लिए जगह नहीं होगा, तो शहरों में सोने की जगह के लिए लड़ाई होगी। अभी हम किसके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं? अपनी संस्कृति को बचाने के लिए, अपनी भाषा को बचाने के लिए, अपने जल जंगल जमीन को बचाने के लिए। यकीन मानिए 2 पीढ़ी के बाद ये जमीन सिर्फ सोने की जगह को बचाने के लिए लड़ाई होगी। क्योंकि शहर में सोने के लिए जगह नहीं होगा तो एक आदमी बोलेगा मेरे सोने की जगह पर तुम सोए कैसे? जिस प्रकार से ट्रेन में यात्रा करते समय कुछ लोग रुमाल फेंक करके अपने लिए जगह खोजते हैं ना, वैसे आने वाले समय में शहरों में जब सोने के लिए जगह नहीं मिलेगा तो मारकाट होगी। कोई जो है जल जंगल जमीन की लड़ाई नहीं लड़ेगा, कोई भाषा की लड़ाई नहीं लड़ेगा। और जिन युवाओं के लिए हमारी चिंता है वो युवा को कोई लेना देना नहीं है। युवाओं को उत्सव, युवा तो उत्सव प्रेमी है, उनको नाचा गाना अच्छा लगता है, उसको रैली अच्छा लगता है। वो मोबाइल और आधुनिक टेक्नोलॉजी में व्यस्त रहने वाला प्राणी है। क्या अगले पीढ़ी में क्या वो इस प्रकार से सभा करेगा? क्या इस प्रकार से आंदोलन करेगा? इसका मतलब भयानक आर्थिक संकट आने वाला है। और इस आर्थिक संकट का जब तक समाधान नहीं करेंगे, यकीन मानिए अभी शुरुआत है, ट्रेलर है। अभी हमारे लोगों को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, अत्याचार किया जा रहा है। आने वाले समय में जब आपके पास जमीन नहीं होगा ना तो और भयानक अत्याचार होगा। और उस अत्याचार के खिलाफ हम कुछ भी करें कोई सुनने वाला नहीं होगा। और देश के अंदरूनी मामला बोल करके कोई विदेशी इसमें हस्तक्षेप नहीं करेगा। आप लोगों ने तालिबान का, अफगानिस्तान का उदाहरण देख लिया ना। अफगानिस्तान में तालिबान ने कब्जा किया, क्या कोई दूसरे देश के लोग दखल दिए? उसी प्रकार से जब हम कमजोर हो जाएंगे तो जो हमारा दुश्मन है वो हमको खदेड़ खदेड़ करके मारेगा। कोई भी मानवाधिकार संगठन, कोई भी विदेशी शक्ति हमको बचाने नहीं आएगा। हम लोग लास्ट पीढ़ी के लोग, हम लोग लास्ट पीढ़ी के लोग हैं। हम लोगों ने इस पर बहुत गंभीर विचार मंथन किया। दादा विजय कुजूर जी और यहाँ के जो टीम है वो लगातार जो है आदिवासियों को जागृत करने का कार्यक्रम कर रहे थे। पत्थरगढ़ी आंदोलन भी हुआ, जेल भी गए। इन सारे चीजों को देख करके हमको एक समझ में आया, सिर्फ आंदोलन से काम नहीं चलने वाला है और सिर्फ जो है जागृति लाने से भी काम नहीं चलने वाला है। हमको एक ठोस निष्कर्ष पर पहुंचना होगा, स्थायी समाधान की तरफ पहुंचना होगा। तो हमको समझ में आया इस दुनिया में राज करने के सिर्फ 2 ही रास्ते हैं। या तो आप वोट के माध्यम से राज करो, वोट के माध्यम से, वोट देकर, मतदान जिसको बोलते हैं, वोट देकर के राज करोगे तो सिर्फ 5 साल या 10 साल के लिए कुर्सी में रहोगे, उसके बाद कुर्सी से उतार दिए जाओगे।
लेकिन यदि नोट के माध्यम से जो राज करता है वो पूरी दुनिया में कंट्रोल करता है, जिसको आर्थिक सत्ता बोलते हैं। राजनीतिक सत्ता अस्थायी है, आर्थिक सत्ता स्थापित करना पड़ेगा। और आर्थिक सत्ता स्थापित करने के लिए हम लोगों ने सब लोग मिल करके एक सामुदायिक मेगा प्लान बनाया गया आर्थिक नेशनल लेवल पर, जिसके जो है रांची में भी राष्ट्रीय अधिवेशन हो चुका है, रायपुर में भी राष्ट्रीय अधिवेशन हो चुका है। बहुत बृहद लेवल पर बहुत गहन रिसर्च करके आर्थिक गण व्यवस्था नामक जो है आदिवासियों के आर्थिक सत्ता के लिए प्लान बनाया गया। और इस प्लान बनाने की प्रेरणा सिंगापुर, इजराइल और दुबई जैसे शहरों से हुआ, राष्ट्रों से हुआ। आपको पता है सिंगापुर एशिया का तीसरे नंबर का सबसे विकसित राष्ट्र है। वहां जो है दुनिया में दूसरे नंबर पर जो है प्रति व्यक्ति आय है।